Hello dear student, how are you? So in today's video I will discuss chapter 5 of the biology, which is the fundamental unit of life. तो इस चैप्टर में हम लोग हमारे लाइफ यानी लिविंग बींग्स के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा कि जो हम लिविंग बींग्स हैं वो किन बेसिक चीज़ों से मिलकर बना है, किस बेसिक यूनिट से मिलकर बना है, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कंपोजिशन है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म में एक ही शेप का होता है और उसके पार्ट्स जो है उसके ऑर्गेनाइजिंग पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग बैक्टीरिया और नॉन बैक्टीरियल सेल्स यूनिट्स के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के। तो उन्होंने अपने से एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया था और एक बार उन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क का थिन स्लाइस काटा। कॉर्क क्या होता है? किसी भी ट्री का जो बार्क पोर्शन होता है, छाल यानी ऊपरी छाल, जो स्टेम आप देखते होंगे तो स्टेम का ऊपरी जो लेयर होता है थोड़ा रफ होता है। तो उस छाल को यानी बार्क को काटा, बहुत ही पतला, उसी को कॉर्क बोलते हैं। तो उस कॉर्क को काट कर उसको उन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने पाया कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जैसे हनी कॉम में हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं हेक्सागोनल शेप के, उसी तरह उन्होंने इसमें भी पाया, लेकिन इसमें स्क्वायर शेप, लगभग स्क्वायर शेप या सर्कुलर शेप के बॉक्सेस थे ढेर सारे। उस कॉर्क के स्लाइस में उन्होंने माइक्रोस्कोप से अपने देखा। तो उन बॉक्सेस को उन्होंने नाम दे दिया सेल। सेल का मतलब बहुत पहले समय से होता है कि छोटा जेल या छोटा सा रूम। तो इसीलिए जेल के रूम को भी सेल बोला जाता है, क्योंकि वो छोटा रूम रहता है, उसमें कैदी को रखा जाता है। तो पहले ये सेल वर्ड उसी समय से बना है। तो उनके साइज़ को, बॉक्सेस के साइज़ को देख करके उन्होंने उसका नाम सेलुली रख दिया, सेलुली, जो एक लैटिन वर्ड है। फिर बाद में उसको इंग्लिश वर्ड में ट्रांसलेट या कन्वर्ट करके सेल वर्ड दे दिया गया। तो सेलुली से सेल वर्ड बन गया। तो उस छोटे यूनिट का नाम सेल हो गया। तो इससे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो कोई भी लिविंग बीइंग होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उनसे मिलकर के वो पूरा बॉडी बना होता है। तो इसी को उन्होंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला। लेकिन इतने से ये कंफर्म नहीं हुआ, उसके बाद भी काफ़ी रिसर्च हुए। हालांकि पूरा क्रेडिट रॉबर्ट हुक को ही जाता है, क्योंकि सबसे पहले सेल की जानकारी या इन्वेंशन कर सकते हैं या डिस्कवरी, इन्वेंशन न कहें फिर डिस्कवरी कहेंगे, तो ये डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही की। हालांकि इनके बाद जो डिस्कवरीज हुई सेल के बारे में, अदर चीज़ों की जानकारी जो मिली वो ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा वैलिड मानी गई। जैसे कि अ, उसके बाद है कि एक एक्टिविटी दिया गया है, उसमें मैंने आपको ओ लैब्स का एक लिंक भी भेजा था, जिसमें ओनियन पील से कैसे उसके सेल्स को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आज के समय में क्या है कि माइक्रोस्कोप काफ़ी डेवलप हो गया है, अच्छी क्वालिटी का है, बहुत हाई रिजोल्यूशन का है, हाई मैग्नीफिकेशन पावर, ज़्यादा क्लियर इमेज दिखाता है। तो उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसको बोला जाता है, उसकी हेल्प से ओनियन पील को देखा गया कि उसमें किस तरह के सेल पाए जाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ओनियन लेना पड़ेगा, उसके बल्ब को एक तरफ से छीलना पड़ेगा, पील आउट करना पड़ेगा। बल्ब मतलब उसका जो लेयर्ड बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है उसी को बल्ब बोलते हैं। तो ओनियन पील के छिलके को निकालेंगे, उसके अंदर के तरफ के जो पतला झिल्लीदार लेयर है उसको निकालेंगे, उसको वाटर में डिप कर देंगे। फिर एक पेंटिंग ब्रश, छोटा सा ब्रश जो रहता है कलर करने वाला, उसकी हेल्प से उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग स्लाइड पर। और उसके बाद उसमें सेफ्रेनिन एक ड्रॉप डालेंगे, वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा उस पर। और देन उस पर थोड़ा सा जिलेटिन डालेंगे। जिलेटिन डालने से क्या होगा कि वो ड्राई अप नहीं होगा, जल्दी सूखेगा नहीं, क्योंकि सूखने के बाद फिर वो माइक्रोस्कोप में
बेकार सा इमेज दिखेगा या मतलब कुछ भी दिखेगा नहीं, एकदम डार्क इमेज स्पॉट जैसा दिखेगा धब्बा। तो इसलिए उसको सूखने से बचाने के लिए उसमें जेलेटिन डालेंगे और लास्ट स्टेज में क्या करेंगे कि उसके ऊपर कवर स्लिप, एक कांच का बहुत ही महीन सर्कुलर शेप का एक पीस होता है, उसको कवर स्लिप बोलते हैं। उसको धीरे धीरे साइड बाय साइड रखेंगे, एक तरफ से 30 डिग्री, फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए 180 डिग्री के लेवल पर लाएंगे। ऐसे रखेंगे ताकि उसमें बबल्स ना आए, क्योंकि बबल्स आने पे भी क्लियर इमेज नहीं दिखता है, फिर बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो ये सब करने के बाद जब स्लाइड आपका तैयार हो जाएगा तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे और आई पीस से, आई पीस माइक्रोस्कोप का ऊपर की तरफ होता है यहाँ पर, और यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट पीस, यानी जिस लेंस से, जो लेंस हमारा पिक्चर कैप्चर कर रहा है, ले रहा है, जो एकदम स्लाइड के पास है, उसको ऑब्जेक्ट पीस बोलते हैं। और जहाँ से हम लोग आँख लगा के ऐसे देखते हैं उसको आई पीस बोलते हैं। तो आई पीस से हम लोग अलग अलग मैग्नीफिकेशन के सेटिंग कर करके यहाँ से एक यहाँ घुमाने वाला स्क्रू दिया है जिससे हम लोग सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, उसको पास या दूर ले जा सकते हैं ऑब्जेक्ट लेंस पीस को। तो उससे हम लोग क्लियर इमेज देख सकते हैं। और उसमें देखने के बाद आपको कुछ इस तरह का आपको इमेज देखने को मिलेगा ओनियन पील के अंदर, कि सेल्स जो है एक दूसरे के साथ एकदम क्लोजली अटैच्ड है, और जैसे लगेगा कि जैसे दीवार में ईंटें ब्रिक्स होती हैं अरेंज, सीमेंटेड होती हैं, उसी तरह ये सेल्स भी एक दूसरे के साथ सीमेंटेड है और क्लोज है। और साथ में इनका शेप जो है लगभग रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, उस तरह का दिखता है। और साथ में बीच में इनमें डार्क स्पॉट जैसा दिखता है, जिसको कि क्या नाम दिया गया है इसको हम लोग आगे समझेंगे कि वो डार्क स्पॉट क्या है, जो लगभग सेंटर में या सेंटर के अराउंड पाया जाता है हर सेल के अंदर। तो इस तरह से हम लोग टेम्प्रोरी स्लाइड बनाकर सेल्स के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इंडिविजुअली देख भी सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि बल्ब, ओनियन बल्ब जो है, ओनियन के जो छिलके में से पतली झिल्लीदार लेयर के अंदर जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, वो है क्या, उसके अंदर डार्क स्पॉट्स जो सेंटर के अराउंड है वो क्या है। तो ये सारा हम लोग को माइक्रोस्कोप से दिख गया। अब इसको बोलते क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं पीछे। तो पीछे हम लोग जब चलेंगे तो जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने की थी 1665 में। और उन्होंने कॉर्क सेल के थिन स्लाइस से, कॉर्क सेल जो बहुत ही पतला लेयर होता है, उसके पतले से लेयर मतलब उसके पतले से स्लाइस या लेयर को काट करके उन्होंने उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस देखे थे, जिसको उन्होंने सेलुलरी नाम दिया था। बाद में इसका नाम इंग्लिश वर्ड में सेल रख दिया गया। सेल मतलब छोटा रूम। अब लेकिन ये जो उन्होंने देखा था एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप से देखा था, जो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। उन्होंने खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था सिंपल से कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। लेकिन उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उनके कुछ सालों बाद उन्होंने पहला लिविंग सेल देखा। यानी कॉर्क सेल्स जो होते हैं ऑलमोस्ट वो डेड होते हैं। जैसे प्लांट में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्लांट में कुछ सेल लिविंग होते हैं और कुछ सेल जिंदा नहीं रहते हैं, फिर भी वो हेल्प करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में प्लांट्स के। तो उसी तरह ये कॉर्क सेल भी लिविंग नहीं होते हैं। ये आउटर लेयर में हमारे प्लांट्स के छाल के रूप में होते हैं और वो प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। इनिशियली जब ग्रो करता है प्लांट तब तो लिविंग रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है स्टेम, वो कॉर्क सेल डेड हो जाते हैं। तो एक तरह से उन्होंने डेड सेल का पिक्चर देख करके बताया था कि सेल्स होते हैं। लेकिन लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये 1674 में इन्होंने पॉन्ड में यानी तालाब में से कुछ छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को देखा था उस पॉन्ड वाटर से। उस पॉन्ड वाटर को उन्होंने लिया और थोड़े से हाई क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से, एज कम्पेयर टू जो माइक्रोस्कोप
बनाया गया था रॉबर्ट हुक, उससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप था। उसके अंदर उन्होंने पॉन्ड वाटर लेकर के उसमें छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं सिंगल सेल के, उनके सेल्स को देखा। तो ये पहला लिविंग सेल का ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था। फिर क्या हुआ, फिर कि उसके बाद अभी हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि कुछ डार्क स्पॉट सेंटर सेल के सेंटर के अराउंड देखे जाते हैं, जैसा कि ओनियन पील के माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्वेशन में पाया गया था। तो डार्क स्पॉट का नाम क्या दिया गया, रॉबर्ट न्यूक्लियस दिया गया, जिसको कि नाम दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने रिसर्च करके सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब उसके बाद और भी पार्ट्स हैं सेल के। एक तो हो गया पूरा सेल, उसके सेंटर में हो गया या सेंटर के अराउंड आसपास न्यूक्लियस हो गया। बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है, जो न्यूक्लियस और सेल के बाउंड्री के बीच में जो पार्ट्स है या स्पेस है, उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। या एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी काउंट होता है। ठीक है, तो इसको प्रोटोप्लाज्म नाम जिन्होंने दिया उनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो सेल के अंदर न्यूक्लियस और जो अदर एरिया है एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन, उस पूरे को जेली लाइक सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लाइफ गिविंग, यानी ऐसा लिक्विड जिससे लाइफ जनरेट हो। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए उसका नाम उन्होंने प्रोटोप्लाज्म रखा। प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर न्यूक्लियस को नहीं काउंट करें तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, लेकिन जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंबाइंड स्टडी करते हैं तो उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये इसके बारे में इन्होंने बताया था मिस्टर पुरकिंजे ने। फिर आगे हम लोग समझते हैं और हिस्ट्री में जाते हैं, कैसे समय बीता और क्या क्या डिस्कवरीज या क्या थ्योरीज आई। सेल थ्योरी, उसके बाद आई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यानी सेल के बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन किया गया कि सेल ये होता है और ये कैसे काम करता होगा, इसका क्या थ्योरी है, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे चलता है। तो सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे मेनली, मैथियास क्लिडन और थियोडर स्वॉन। मैथियास क्लिडन जो है एक बॉटनिस्ट थे, यानी ये पौधों पौधों के बारे में या पौधों के सेल्स, प्लांट सेल के बारे में स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे थियोडर स्वॉन, वो जूलॉजिस्ट थे, यानी वो एनिमल या एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी और रिसर्च किए थे। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक थ्योरी दिया, सेल थ्योरी। और इस थ्योरी में उन्होंने यही बताया कि सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं और हर एक लिविंग बींग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। हमारा जो बॉडी है इंसान का या प्लांट का, वो एक एक हिस्सा जो है कई हजारों लाखों सेल से बना है। और सेल का बहुत सारा कंबाइंड फॉर्म ही हमारा एक शेप ले लेता है, एक आकार ले लेता है, हम लोगों का एक बॉडी ऑर्गन या आकार बॉडी बन जाता है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया था। फिर इन्हीं की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1855 में उन्होंने बताया कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो भी सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, पहले जो रहे होंगे सेल उनसे आते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम हैं तो हम अपने माता पिता से आए हैं और हमारे माता पिता उनके माता पिता से आए होंगे। इसी सिद्धांत को उन्होंने माइंड में रख करके ये थ्योरी दिया रुडोल्फ विर्चो ने कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्योंकि एक जो सेल है वो कहाँ से आएगा, किसी और सेल से ही आया होगा, अपने पहले वाले सेल से, और वो सेल आएगा उसके पहले वाले सेल से। तो इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को उन्होंने दिया था। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का माइक्रोस्कोप होता है जिससे एटम का भी एक हेजी इमेज, धुंधला इमेज देखा जा सकता है, जबकि पहले माना जाता था कि एटम को देख पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो उस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद बहुत सारी चीज़ों का अ, मतलब राज उसमें से हट गया कि सेल्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं, लेकिन सेल के बॉडी पार्ट्स को ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंट क्या है,
कि ऑर्गन जो होता है बड़ा बॉडी पार्ट होता है, और ऑर्गेनल जहाँ डबल एल ई लग जाता है उसका मतलब है माइन्यूट पार्ट। तो सेल ऑलरेडी माइन्यूट है, बहुत छोटा है, और उसके अंदर उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। तो इन सब के बारे में डिस्कवरी, जो इनके छोटे पार्ट्स के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शन जो पता किया गया है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा ही डीप जानकारी देता है जो कि पहले के माइक्रोस्कोप दे पाने में इम्पॉसिबल थे, मतलब पॉसिबल नहीं थे, वो उतने सक्सेसफुल नहीं थे। फिर आता है इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे हम लोग छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के पोजीशन को थोड़ा सा पास या दूर करके, तो उसके डिस्कवरी के बाद या उसके बनाने के बाद बहुत सारा क्या हुआ, उसके इन्वेंशन के बाद काफ़ी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिलना इंसान को शुरू हो गया। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलना शुरू हो गया। जैसे अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। क्लेमाइडोमोनास एक तरह का एल्गी है जो ग्रीन कलर का होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है देखे जाने लगे, पाए जाने लगे, जबकि पहले इंसान को तो पता ही नहीं था कितने छोटे जीव जंतु होते हैं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से ये पता होने लगा। और फिर जब एडवांस माइक्रोस्कोप पता चला तो उससे भी और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कवरी और जानने को मिला इंसान को। तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल से बने हैं, इसलिए इनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि मीन्स होता है वन या सिंगल, तो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी। So all of these are unicellular, whether it is amoeba, paramecium, euglena, bacteria, chlamydomonas, such type of organism are unicellular। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी होता है कई सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। वो सेल्स की संख्या अनलिमिटेड हो सकती है, कुछ लिमिटेड भी हो सकती है, तो उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, यानी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ बॉडी, जिसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे फंगी हो गया, फंगस जो होता है, फफूंदी जिसको बोलते हैं, या एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, हम लोग हो गए, हम भी एनिमल में आते हैं, तो हम सभी मल्टी सेलुलर है। हमारा जो बॉडी है कई सारे सेल्स से मिलकर बना है जिनकी गिनती असंख्य है, इन्यूमरेबल वी कैन से, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने हुए और एक मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल से बने हुए। तो हर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अल्टीमेटली किससे बन के आया होगा, सिंगल सेल से। ठीक है, जैसे हम हैं या कोई पौधा है, वो बहुत बड़ा हो गया है, उसमें हजारों लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस सेल्स हो सकते हैं पॉसिबल। तो अल्टीमेटली जब उसका स्टार्टिंग हुआ होगा, जब उसका बीज बना होगा, या बीज के बनने के पहले अगर प्रोसेस देखें तो मेल फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ होगा। मेल फीमेल गैमेट क्या होता है, सिंगल सेल का ही होता है। तो यानी हर एक जो चीज़ है वो सिंगल सेल से ही बनती है। और जब सेल्स डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने का मतलब है अपने आप को संख्या में बढ़ाते हैं, उसको सेल डिवीजन बोलते हैं। तो सेल डिवीजन के बाद सेल्स का संख्या लगातार बढ़ते जाता है और फिर एक पार्टिकुलर शेप वो ले लेता है। ये डिपेंड करता है कि उसके डीएनए में किस तरह का सीक्वेंसिंग है, किस तरह का मैसेज है। जिस तरह का डीएनए सीक्वेंसिंग रहेगा उस तरह का वो शेप लेगा। अब जैसे हमारे डीएनए सीक्वेंसिंग में ह्यूमन जैसा है तो हमारा सेल्स का ग्रोथ होता रहेगा और बॉडी पार्ट्स ह्यूमन जैसे ही बनेंगे। नहीं कि हम लोग पौधे की जगह ब्रांच हमारे निकल जाएंगे और हमारे पत्ते निकल जाएंगे। तो जैसा डीएनए सीक्वेंसिंग रहेगा वैसा मैसेज न्यूक्लियस देगा और वैसे ही सेल्स का डिवीजन होते होते वैसे बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन या पूरा बॉडी बनेगा। तो ओवरऑल यही है कि सारे जो सेल है, मल्टी सेलुलर बॉडी के जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनका भी उत्पत्ति या ओरिजिन एक सिंगल सेल से ही हुआ है। जैसा कि रुडोल्फ विर्चो या सेल थ्योरी देने वाले मैथियास क्लेडन और थियोडर स्वॉन ने दिया था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक जो सेल है वो पहले जो सेल था उसी से आया है। कैसे आया है, मल्टीप्लाई होकर, उसका डिवीजन होकर आया है। अब अब है कि हम लोग देखते हैं सेल का शेप। तो सेल का जो शेप है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वैरायटी ऑफ शेप हैज़ बीन फाउंड और ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप। बहुत सारे तरह के
सेल के शेप देखे गए हैं रिसर्च के बाद। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के सेल के शेप होते हैं, किसी में ओवल, किसी में सर्कुलर, किसी में स्फेरिकल, किसी में रेक्टेंगुलर, तो किसी में पेंटागोनल, किसी में इर्रेगुलर, यानी उसका शेप फिक्स नहीं है किसी। और कुछ कुछ सेल्स जो होते हैं एकदम फिक्स शेप के होते हैं, किसी में ब्रांच शेप के होते हैं, जैसे नर्व सेल आप देखेंगे ब्रांचिंग होता है, किसी में स्पिंडल शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप, ठीक है, यानी रिबन जैसे रहते हैं और साइड में थोड़े से टेपर सकरे हो जाते हैं, तो उनको स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे तरह के शेप पाए गए हैं सेल्स के अलग अलग रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के बाद, ठीक है। और हर दिन नया नया कुछ जो रिसर्च होता है उसमें अलग अलग तरह के आकार पाने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैरायटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे अमीबा है, उसका जो शेल शेप है फिक्स है ही नहीं, वो हमेशा इरेगुलर शेप में रहता है, अपने आकार को बदलता रहता है। तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो अपने आकार को चेंज करते रहते हैं, कुछ का जो है फिक्स है। फिक्स में अगर देखा जाए एक पार्टिकुलर शेप फिक्स हमेशा रहता है, वो है नर्व सेल, जो हमारे बॉडी या किसी भी एनिमल का नर्व इम्पल्स को या ब्रेन के सिग्नल को ट्रांसफ़र करने का यूनिट है, या ब्रेन का यूनिट है, उसको नर्व सेल बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका शेप फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो अपने शेप को चेंज भी करते हैं, जैसे अमीबा का एग्जांपल एक बेटर दिया गया है। अमीबा क्यों अपना सेल का आकार चेंज करता है, क्योंकि वो फूड कैप्चर करना चाहता है, और जिधर भी उसके आसपास उसके चारों तरफ 360 डिग्री में कहीं भी अगर उसके पास उसका शिकार आता है, तो उस तरफ से उसका सेल जो है ग्रो कर जाता है, उस शिकार को अंदर पकड़ लेता है, कैप्चर करके अपने अंदर खींच लेता है फूड वैक्यूल में, और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और फिर उस अमीबा का ग्रोथ होते रहता है। तो इस तरह से अलग अलग मैकेनिज्म के पर्पज के कारण ही सेल्स का जो शेप है चेंज होता रहता है, या किसी किसी बहुत सारे सेल्स का शेप फिक्स भी रहता है। तो फ़िलहाल इतना ही आप समझिए आज के लिए। आगे मैं और वीडियोस अपलोड करूँगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।